हम तो मरने के लिए बैठे ही हैं, हमें ज़िंदा रहने का कोई शौक़ नहीं है, हम तो मरने के लिए बैठे हैं। लेकिन देश को बचाना है, NSA लगना चाहिए, UAPA लगना चाहिए। दिलशाद गार्डन में जो लोग थे 8-10 आदमी, अगर उनकी जगह पे हम होते, कौन सी धाराएं लगती हम पे? ये बिल्कुल जैसे नालायक नाफरमान गुंडी औलाद होती है ना, ये वो तरह से हेट स्पीच सामने आई। ये भी एक तरह का आतंकवाद है, क्योंकि दहशत फैलाना, टेरर फैलाना, समुदाय विशेष के ख़िलाफ़ चुन चुन कर मारना, सबक सिखाना, हथियार उठाना, बहिष्कार करना, बाइकाट करना। छोटे बड़े लीडर भी सब चुप हैं, कार्रवाई भी कोई नहीं है। इसका असर मुसलमानों पर तो पड़ता ही है। मुसलमानों के दिलों में एक तरह से एक डर आ जाता है। डर आता ज़रूर है, लेकिन वो निकल जाता है। नफरत फैलाने का जो भी काम करें, आतंक फैलाने का जो भी जुर्म करे, कानून के और आईन के दायरे में रहकर उस पर कार्रवाई हो, और कड़ी कार्रवाई हो। देश की राजधानी दिल्ली में खुलेआम हेट स्पीच दी गई। ये हेट स्पीच देश के दिल में दी गई है, यानी देश की राजधानी दिल्ली में, जिसमें कौन कौन लोग थे? बीजेपी नेता उसमें शामिल थे, और उसके अलावा कुछ ऐसे साधु संत उसमें शामिल थे कि जिनके जरिए मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की बात की गई, सामाजिक बहिष्कार करने की बात की गई, और मुसलमानों से कुछ भी ना खरीदने की बात की गई, और उसी के साथ साथ सीधे तौर पर मुसलमानों को काटने और मारने की बात उस हेट स्पीच में की गई। लेकिन सवाल यह है कि हेट स्पीच देने के बाद क्या कोई कानूनी कार्रवाई हुई? क्या पूरी प्रक्रिया कानूनी तौर पर आगे बढ़ी? लेकिन नहीं, अभी तक इस तरह का कुछ भी सामने नहीं आया है। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, देश की राजधानी दिल्ली में मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की बात की जाती है, बीजेपी नेता उसमें शामिल रहते हैं, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। जिस तरह से हेट स्पीच सामने आई, ये भी एक तरह का आतंकवाद है, क्योंकि दहशत फैलाना, टेरर फैलाना, समुदाय विशेष के ख़िलाफ़ चुन चुन कर मारना, सबक सिखाना, हथियार उठाना, बहिष्कार करना, बाइकाट करना, और बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे पास तो अल्फाज नहीं है कि हम इसकी किन शब्दों में मजम्मत करें। बड़ा अफसोस ये होता है कि वहाँ पर पुलिस भी थी, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा था, और वहाँ के जो वीडियो हैं वो वायरल भी हुए, और एक सच्चाई है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन छोटे बड़े लीडर भी सब चुप हैं, कार्रवाई भी कोई नहीं है। इसका असर मुसलमानों पर तो पड़ता ही है। मुसलमानों के दिलों में एक तरह से एक डर आ जाता है। लेकिन चूँकि अल्लाह का शुक्र है, हम लोग तो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा रखते हैं, तो डर आता ज़रूर है, लेकिन वो निकल जाता है। हम तो ये मुतालबा करते हैं कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग अशांति फैलाना चाह रहे हैं, बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं। ये नस्ल कुशी की जो बात धर्म संसद में हुई थी ना, और एक और ने जंतर मंतर पे जो की थी, ये वही बातें हैं। बहरहाल हमें तो ये बहुत दुख है। हम तो यही मुतालबा करेंगे कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे नफ़रत फैलाने का जो भी काम करें, आतंक फैलाने का जो भी जुर्म करे, कानून के और आईन के दायरे में रहकर उस पर कार्रवाई हो, और कड़ी कार्रवाई। तो इस हिसाब से जो आप बता रहे हैं कि ये जो घटना हुई है, ये एक तरह से आतंकवाद की घटना है, इससे देश को नुकसान है, भाईचारे को नुकसान है। तो इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो UAPA का जो कानून है वो इन लोगों पर लगना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक छोटी सी FIR भी हम नहीं देखते कि अगर दर्ज भी हो रही हो कहीं। नहीं, बिल्कुल NSA लगना चाहिए, UAPA लगना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि अगर उनकी जगह पे अगर हम होते,
कोई दलित होते, कोई ईसाई होते, कोई सिख होते, कोई ओबीसी के लोग होते। जो दिलशाद गार्डन में जो लोग थे 8-10 आदमी, अगर उनकी जगह पे हम होते, कौन सी धाराएं लगती हम पे? कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं, देखिए कानून की नज़र में सबको बराबर होना चाहिए। और जो भारत के आजकल चीफ जस्टिस हैं मिस्टर जस्टिस यू ललित, तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि अमीर और गरीब सबको इंसाफ मिलना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम तो यही मुतालबा करते हैं कि आप हमें तो छोड़ो, हम तो मरने के लिए बैठे ही हैं, हमें ज़िंदा रहने का कोई शौक़ नहीं है, हम तो मरने के लिए बैठे हैं। लेकिन देश को बचाना है, भारत को बचाना है। विदेश में कितनी बदनामी हो रही है आपको मालूम है ना? अमेरिका में इनकी जो कई तंजीमें हैं जिनके ख़िलाफ़ लोग पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। मैं ज़्यादा ख़बरें नहीं देखता, लेकिन कभी कभी देख भी लेता हूँ। तो आजकल विदेश में बहुत बदनामी हो गई है। भारत सरकार को भी लोग बुरा मान रहे हैं कि भाई ये बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों साधे बैठे रहते, कार्रवाई क्यों नहीं करते। देश का बड़ा बुरा हाल है। मैं बताऊं कि अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन हो जाए ना, दूध का दूध पानी का पानी, ये तो आजकल जो है ना, बस अगर मुद्दे के आधार पर अगर इलेक्शन हो जाए, आपको पता लग जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन यहाँ अगर एक चीज़ और समझी जाए कि जैसे आपने कहा, जस्टिस यू ललित भी इस बात को कह चुके हैं कि गरीब और अमीर के बुनियाद पर नहीं, लेकिन इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। उसी तरह से अगर मोहन भागवत की बात करें तो मोहन भागवत ने भी कहा कि अब हर मस्जिद में जाके शिवलिंग क्यों ढूंढना, फिर मुलाकातें लगातार सिलसिला जारी है, बयान भी आ रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा जो तबका है जो मॉब लिंचिंग में शामिल रहता है, जो वीडियो वायरल करने में शामिल रहता है, जो हिजाब का मुद्दा उठाता है, जो कहीं भी मुसलमानों को पकड़कर कोई ना कोई ऐसी चीज़ करता है, और अब ये स्पीच का मामला, उस तबके पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किन लोगों की है? और अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो ये खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है और किसकी जिम्मेदारी है उन्हें रोकना? इसमें जिम्मेदारी सरकार की भी है, इसमें जिम्मेदारी कोर्ट्स की भी है, इसमें जिम्मेदारी तो दोनों की बनती है। चाहे तो रोक सकते हैं, और बिल्कुल रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ को नहीं रोक सकती, हाई कोर्ट किस चीज़ को नहीं रोक सकती, भारत सरकार किस चीज़ को नहीं रोक सकती, सबको रोक सकते हैं लोग। तो जो भी है ना, मैं ये समझ रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जो लोग आपको विराट सभा में नज़र आ रहे हैं, ये किसी के बस में नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल जैसे नालायक नाफरमान गुंडी औलाद होती है ना, ये वो है। इन पे कोई चीज़ काम नहीं कर रही। हालांकि मुझे पक्का यकीन है 100% हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़ा दुख होगा। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मोहन भागवत जी, उनको दुख होगा। ये जो लोग कर रहे हैं ये उनके कहने में भी नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। यानी समझा जाए तो ये वो बच्चे हैं जो माँ बाप के हाथ से निकल जाते हैं। मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि भारत सरकार बड़ी मजबूत सरकार है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बड़ी मजबूत एक उनका अपना मकाम है। उनके कहने में कोई ना हो, ये हो ही नहीं सकता। मैं ये मानता हूँ कि बेचारे इन लोगों से सब परेशान हैं। तो कार्रवाई करें, फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई तो ज़रूर होनी चाहिए। इसी वजह से तो विदेशों में बदनामी हो रही है। और आप देखिए ना, हिंदू मुसलमान कहाँ नहीं होते भाई। आप खाली हिंदुस्तान की बात करेंगे, हर देश में है, अरब में भी है, ईरान में भी है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, इंग्लैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, हर जगह पर है। हिंदू मुसलमान कहाँ नहीं है? तो अगर आप हिंदुओं के ख़िलाफ़ कुछ बोलते हैं तो सारी दुनिया में मैसेज जाता है। अगर आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, सारी दुनिया में मैसेज जाता है। तो ये देखिए, ये लोग जो हैं ये हमारे देश के दोस्त नहीं हैं, ये नादान दोस्त हैं। तो इन पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगा कि भारत सरकार को और अदालत को इन पर अंकुश लगाना चाहिए और समुदाय विशेष यानी अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन, हिफाजत
जो हमारा संविधान कह रहा है, जो हमारा कानून कह रहा है, उसके अनुसार हिफाजत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम हमारे साथ मौजूद थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि देश को अगर आगे बढ़ना है और विदेशों में देश की छवि को अच्छा बनाना है तो इस तरह के जो शरारती तत्व हैं उन पर रोक लगानी होगी और भारत सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, इन सभी लोगों पर अंकुश लगाकर और इन पर रोक लगाकर हालात को बेहतर करना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।